मेरा नाम सुशील पौड़ेल, हेड ऑफ पब्लिकेशन सिंक। आज हम सिंक क्वारंटाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट की तरफ से फर्स्ट ईयर को गाइडलाइन देने के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर जो अभी अभी कॉलेज पे आई है, उनको कुछ नहीं पता कि मेडिकल कॉलेज पे कैसे रहा जाता है, मेडिकल कॉलेज में 5 साल कैसे बिताना है और पास कैसे करना है, और बाकी सारा कुछ हम बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ये लाइव सेशन चलता रहेगा। सारों को शेयर कीजिए, मैं तो आपकी कमेंट पढ़ता रहूंगा इधर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मेडिकल कॉलेज पे कैसे सर्वाइव करना है, आपको 5 साल यहाँ पर रहना कैसे है। इसके लिए थोड़े से रूल है जो आपको फॉलो करने होंगे। बाकी आप एफएससी करके आए, आपको सारा कुछ पता है, पढ़ना कैसे है, आपको पास होना कैसे है, ये जनरल रूल आपको पता ही है। इससे हटकर मेडिकल कॉलेज पे आकर आपके 5 रूल में बताऊंगा, उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देर ना करते हुए मैं रूल की तरफ लगता हूं कि पहला रूल है आपको ये होता है कि आप मेडिकल कॉलेज पे आते, टीचर्स जो है आपकी बेइज्जती करते, क्लास पे उठाते, आपकी थोड़ा बहुत सख्ती करते, तो उस पे आप पे नजरअंदाज नहीं करना है, उसको आसानी से डाइजेस्ट करना है। रूल नंबर 1 कि आपकी बेइज्जती होगी मेडिकल कॉलेज पे, इसको आप नॉर्मल तरफ से लेना है। दूसरा रूल ये है कि आप एफएससी पे क्या होता है कि अब जब एग्जाम आता है तभी बंदा ये किताब उठाता है और पढ़ने लगता है। इधर ऐसे नहीं चलेगा। इधर आपको करना ये है कि आप थोड़ा थोड़ा डेली एक चैप्टर या एक पेज ही क्यों ना हो, आपको डेली रोजाना पढ़ना पड़ेगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजमी आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आप फर्स्ट ईयर तो आपकी निकल जाएगी, सेकेंड ईयर निकल जाएगी, थर्ड ईयर निकल जाएगी, और आप मेडिकल कॉलेज से भी निकल जाएंगे। पर लास्ट पे क्या होगा कि आप कॉलेज पे निकले कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि बंदे ने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाए, एक बार पढ़ाए और पास किया है, उसकी नॉलेज कुछ नहीं है। तो ये चीज आपको गौर करना है। और तीसरा रूल ये है कि आपको सोशली एक्टिव रहना है। बिल्कुल इधर मेडिकल कॉलेज पे आकर आपसे किसी से झगड़ना नहीं है। आपके सारे टीचर्स, फेलोज और सीनियर्स और जूनियर्स के साथ भी जो आपके आएंगे नेक्स्ट ईयर, उनके साथ भी आप हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सारों को फेवर देना है, फेवर करना है, और टीचर्स से झगड़ना नहीं है। टीचर्स ने जो भी कहा उनको उसको डाइजेस्ट करना है। और चौथी रूल ये भी बताया है कि आप टीचर्स से कभी भी बहस नहीं करें। टीचर्स के सामने आप कभी भी बुरा ना हुए, इससे आपकी पूरी मेडिकल करियर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर आप टीचर्स से झगड़ते, आपकी मेडिकल कॉलेज बहुत ही बुरी हो जाएगी, आपकी फर्दर आगे बढ़ने में बहुत ही ऑब्स्टेकल्स आएंगे। और लास्ट 5वां रूल मैं बताने जा रहा हूं कि आपके ये 5 ईयर के जो दौर है, इस पे बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं। कोई सोशल डिप्रेसिंग, कोई रिलेशनशिप, कोई पढ़ाई के लेकर, कोई सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, ये सारा आपको साइड पे लगाना है। जो बाकी में 4 रूल जो मैंने अभी बताया है, वो आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी डिप्रेस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप 5 रूल गौर करेंगे और आज से ये रूल आप फॉलो करेंगे। और हम आगे चलते हैं, आपके लिए बता देते हैं कि आपको पता अब ये था कि मैं फर्स्ट ईयर पे आया था और फर्स्ट ईयर के हाफ तक मुझे पता नहीं था कि पढ़ना क्या है, कितना सिलेबस है, और मतलब प्रॉफ क्या होता है, इस पे क्या आता है, ये कुछ आइडिया नहीं था। और मेरे ख्याल पे अभी भी 50% लोग को इस बारे में पता नहीं है कि उनके सिलेबस पे क्या है, उनको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कितना है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि आपकी सिलेबस के बारे में। सिलेबस शुरू करता हूं एनाटॉमी से। अब आपको पता है एनाटॉमी में आपके जनरल 5 सब्जेक्ट्स, जनरल एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड थोरैक्स। 5 नहीं 6 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, और जिसपे आप जनरल एनाटॉमी के बारे में करते हैं डिस्कस। जनरल एनाटॉमी के लिए आप लाइक सेन बुक, दिस इज अ सोल बुक फॉर जनरल एनाटॉमी। आप यही एक बुक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और ये बात आपको गौर करना है कि जब टीचर पढ़ा रहे हो
क्लास पे, उसी के साथ साथ आप क्या करेंगे कि हाईलाइट करेंगे, बुक को हाईलाइट करेंगे और घर आके एक बार पढ़ेंगे और जनरल एनाटॉमी हो जाएगी। जनरल एनाटॉमी से 8 से 10 एमसीक्यू आते हैं और ये आप गौर करना है कि अगर एनाटॉमी पे डिस्टिंक्शन लेना है तो आपके एमसीक्यू मिलना बहुत लाजमी है, क्योंकि एससीक्यू पे आप 30 से 35 45 टोटल मार्क्स पे 30 से 35 से ज्यादा आपके एससीक्यू पे आना बहुत ही डिफिकल्ट होती है। इसीलिए एमसीक्यू आपको एटलीस्ट 40 एमसीक्यू आपने करेक्ट करना है, आपने राइट करना है। इसके लिए आपको जनरल एनाटॉमी इज की फॉर एमसीक्यू, क्योंकि 10 एमसीक्यू जनरल एनाटॉमी से आपके निकल गए तो आपके डिस्टिंक्शन के चांस खत्म हो गए। ये अक्सर लोग क्या करते हैं कि जनरल एनाटॉमी आसान बहुत है, इसके बाद में कर लेंगे, ये साइड लगाते और फंस जाते लास्ट पे जाके, क्योंकि जो आसान है उसको आप पहले करें और अच्छी तरह से करें। और दूसरा हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी के लिए भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हिस्टोलॉजी के लिए आप एक बार सारा लाइक क्वेश्चन बुक जो आप हिस्टोलॉजी पे यूज कर रहे हैं अभी, वो एक बार सरफेसली रीड करेंगे और उस पे जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करेंगे, और जो हाईलाइटिंग पॉइंट है उनको आप नोट करेंगे जो एमसीक्यू पे आ सकते हैं। और बाकी जो एससीक्यू है, इससे एक एससीक्यू बनता है जो एससीक्यू पास्ट ईयर पेपर और बाकी इधर उधर से वो निकल जाता है। एससीक्यू के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू इसके लिए बहुत ही लाजमी। इस पे 10 से 12 एमसीक्यू आते हैं। जनरल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी से टोटल मिला के 16 से 20 एमसीक्यू आपके हाफ एमसीक्यू इन्हीं दो ने कवर कर दिए, तो आप अंदाजा लगा सकते कि ये कितने इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स लाने के लिए। और बाकी रह गया अब इसके लिए आपने रीड करने, लाइक क्वेश्चन बुक रीड करना है और उसको नोट करना है। पास्ट ईयर मेनली आप, अब ये बच्चों के साथ ये होता है कि कोई बच्चा नोट करते कोई नहीं करते, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी हैबिट क्या है, आपने एफएससी पे कैसे पढ़ा था, आपने या फिर 5 बार पढ़े या फिर नोट करें 2-3 बार पढ़े, आपकी एक ही बात है। ये अपने आप को समझें कैसे आपको करना है, ये इससे आगे चले। हिस्टोलॉजी हो गया है, अब हम चलते हैं एम्ब्रियोलॉजी पर। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये फर्स्ट ईयर पे आसान है पर आप पढ़ते नहीं है, क्योंकि आपको आपकी क्लास में इतना मतलब इसको गौर नहीं किया जाता। जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो भी आके ऐसे पढ़ा देते हैं। इसके लिए आपको खुद पढ़ना है, अभी पढ़ो या बाद में पढ़ो, ये आपको खुद पढ़ना है। और मैं बता देता हूं कि एम्ब्रियो के लिए बुक कौन सी है। एम्ब्रियो के लिए आपको सोल केएलएम यूज करना है। आपके एम्ब्रियो के चैप्टर्स फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड प्लासेंटा, ये 4 चैप्टर आपके लफ्ज याद होने चाहिए। एक लफ्ज आप इसके याद करेंगे। और बाकी आप लैंगमैन से भी कर सकते हैं, और बहुत ही जरूरी बात, इस पे आप डॉक्टर नजीब से भी कर सकते हैं। जो बच्चे बुक से नहीं समझ रहे, आप पहले बुक पढ़ेंगे उससे नहीं समझ रहे, वो जाके डॉक्टर नजीब देखें। क्यूएमसी के स्टूडेंट्स डॉक्टर नजीब मुझसे ले सकते हैं, और इससे बाकी कवर अप हो जाता है। और इससे आपके एमसीक्यू 8 से 10 एमसीक्यू इससे बन जाएंगे। और एससीक्यू 2 एससीक्यू आते हैं, एक आता है जनरल एम्ब्रियोलॉजी से और एक स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी खत्म हो गया, और अपर लिम, लोअर लिम और थोरैक्स पे आती है। ये जो आपकी ग्रॉस एनाटॉमी है, ये बहुत ही आप अच्छी तरह से करना होता है, क्योंकि आपके क्लास और डेमोन्स्ट्रेशन में भी आपको अच्छी तरह से कराया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपर लिम, लोअर लिम, ये दो चैप्टर आपने करना है केएलएम से करना है। इसके बोन्स और डायग्राम्स और टेबल्स बीडी से करना है। बाकी काफी बच्चे बीडी से करते हैं, और आपकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप बीडी से कराती है। पर यूएचएस के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू से, वो केएलएम से आते हैं। आपके केएलएम के लाइंस आते हैं, तो आपने करना है केएलएम। अब बाकी किसी को नहीं सुनेंगे, आपने केएलएम करना है अपर लिम और लोअर लिम के लिए। और बाकी बोन्स हो गए, डायग्राम्स और टेबल, ये बीडी से करना है। और बाकी आपने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू और एमसीक्यू केएलएम के लिए भी एक छोटा सा एक एमसीक्यू पाया जाता है, उससे आप एमसीक्यू कवर अप कर लेंगे। और थोरैक्स रह गया है। थोरैक्स केएलएम पे थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसीलिए आप थोरैक्स के मेन बुक करेंगे बीडी।
बाकी क्लिनिकल्स जो है, क्लिनिकल्स आपको केएलएम से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि क्लिनिकल्स बीडी पे अच्छे नहीं दिए हुए आपके। बाकी अपर लिम और लोअर लिम, इस पे आप दोनों क्लिनिकल और ग्रॉस, क्लिनिकल और थ्योरी केएलएम से करेंगे। और थोरैक्स में क्या करेंगे कि बीडी से करेंगे, मेन बुक बीडी से, और क्लिनिकल करेंगे आप केएलएम से। क्लिनिकल आपके एक एक लफ्ज याद होने चाहिए। और बाकी बच्चे ये कर सकते हैं कि केनहब, जिसको पहले पढ़ना मुश्किल हो रही है, वो केनहब देख सकते हैं। केनहब आप अभी मेरे से जो कांटेक्ट पे वो मुझसे ले सकते हैं, और बाकी आप परचेज भी कर सकते हैं। 4-5 लोग मिल जाए 2100-2200 पे आ जाता है। और हमने भी यही किया था लास्ट ईयर। तो आप ये कर सकते हैं। आपने अब सारा ये किया, आपने केएलएम किया, बीडी किया, और जो अच्छे इससे फर्दर लेवल पे जाना चाहते हैं, जो टॉपर से, जो आप अपने आप को काबिल समझते हैं, वो करेंगे आरजे लास्ट के एक बार लाइंस जो है वो रीड करेंगे, क्योंकि उस पे जो चीज आपको आपने डिफरेंट तरह से, डिफरेंट एंगल से चीजें दी हुई, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे काम आ सकती है। और बाकी एक आध जो क्लिनिकल है वो केएलएम में स्नेल पे एक्स्ट्रा दी हुई है, वो आप स्नेल से कवर अप करेंगे। ये हो गई आपकी एनाटॉमी। आप कमेंट पे पूछ सकते हैं अगर एनाटॉमी में कोई भी आपके लिए मसला हो। तो हम फिजियोलॉजी पे चल रहे हैं। फिजियोलॉजी पे आपने सिर्फ एक बुक पढ़ना है पूरे साल। फिजियोलॉजी पे एक बुक है, बहुत ही आसान है। फिजियोलॉजी पे मैक्सिमम डिस्टिंक्शन आते हैं और सिलेबस भी छोटा है, लेकिन पढ़ना आपने फिजियोलॉजी 3-4 बार पढ़ना है। कौन सी बुक? गाइटन। ये अक्सर लोग क्या करते हैं, एग्जाम आ गया, इंटरनल लग गई, फिरदौस उठाते, उसको रट्टा मारते और इंटरनल पास करते, और बाकी फिरदौस क्या होता है कि 1-2 हफ्ते में फिरदौस भूल जाती है। अब देखें, गाइटन पढ़ने के मैं फायदे बताता हूं। अब एक तो आप पहले गाइटन पढ़ेंगे, आपकी कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगी, और ये है कि आपकी सेकेंड बार जब पढ़ेंगे तो गाइडेंस बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिड ये जो है ना रिव्यू होता है। जो आप फिरदौस करेंगे, ये इसको रट्टा जब भी पढ़े आपको रट्टा लगाना पड़ता है, पर गाइडन पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। अब गाइडेंस दूसरे तीसरे बार पढ़ेंगे तो बहुत ही फिरदौस से हाफ टाइम पे आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। बाकी देखिए, अब फिजियोलॉजी इज सोल सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल साइंस। अगर आप आगे जो मेडिसिन पढ़ेंगे और पैथोलॉजी करेंगे, उनपे गाइडन आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने अभी नहीं किया है तो आप अभी करें, अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, गाइडन अच्छे से करें, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, बहुत ही अच्छा। इससे यूएचएस पे गाइडन से एमसीक्यूज आते हैं, गाइडन से एमसीक्यूज आते हैं, इससे बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत है। और हाँ, आप एमसीक्यूज के लिए और आप प्रो होना चाहते हैं तो बीआरएस यूज कर सकते हैं। बीआरएस पे थोड़ा बहुत बातें ऐसी की है जो गाइडन पे नहीं है, और बाकी किसी बुक पे नहीं है, तो आप इस पे गौर करें। बाकी मैं आपके चैप्टर बता देता हूं। आप सेल, ब्लड, नर्व एंड मसल, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, बॉडी टेम्परेचर, ये इतने सिलेबस पे आते हैं। आपके इतने चैप्टर आपके सिलेबस पे आते हैं। जो आप पहले चैप्टर सेल है, इसको अक्सर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि आसान है ये। पर बात यह है कि ये जो चैप्टर है आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा एक्सटर्नल वाले ये इस पे फंसाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन बताओ, इस पे क्या कौन कौन सी साइकिल चलती है, ये वगैरह आपके फंसाते हैं ये सेल पे। इसीलिए आपको सेल करना है। ऑटोलाइसिस, नेक्रोसिस, ये सारे इस पे आते हैं। इस पे आप सेल पे कवर अप करेंगे। और बाकी ब्लड, नर्व एंड मसल, कार्डियोवास्कुलर, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखें, अब बाकी ब्लड आपने अभी किया तो अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे ब्लड नहीं है, इसके रिलेटेड सारे कुछ आपके सवाल आएंगे, पर ब्लड आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए ब्लड बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। नर्व एंड मसल, जो नर्व एंड मसल है, इससे 2 एमसीक्यूज आते हैं, और एमसीक्यूज भी इससे 10 एमसीक्यूज आते हैं। ये चैप्टर छोटा है नर्व एंड मसल, पर आपने इसको 4 या 5 बार रिविजन करना है, क्योंकि इसके काफी छोटे छोटे चीज भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकता है। गाइडन याद करें 5 बार, 6 बार, जितनी बार हो सके। जब तक याद नहीं होता आप रट्टा मारें, समझें और एक एक लफ्ज याद करें नर्व एंड मसल के लिए। अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर।
अब कार्डियोवास्कुलर के लिए आप ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो भी सर्कुलेशन के चैप्टर है, सर्कुलेशन के चैप्टर एक बार गाइडेंस से रीड मारें और नोट करें, उसके जो पॉइंट्स है, फॉर्मूलाज है, वो नोट करें। और बाकी पिछले जो चैप्टर क्लिनिकल चैप्टर है उनको आप उसी तरह से याद करना है। गाइडेंस के 5 बार 6 बार 7 बार जितने बार पढ़ेंगे वो आपको याद होनी चाहिए। और बाकी हार्ट भी आप गाइडेंस से ही करेंगे, गाइडेंस से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कवर अप हो गया। और आते रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन के लिए आप गाइडन ही यूज करेंगे, एज सेड प्रीवियसली गाइडन ही 4 या 5 बार करेंगे। और रेस्पिरेशन के लिए आप नाजीब देख सकते हैं, मोबिन देख सकते हैं, हो जाएगा। और नाजीब के लेक्चर, ब्लड पे भी नाजीब के लेक्चर है, नर्व एंड मसल के भी है, कार्डियोवास्कुलर के भी है। इसके आप लेक्चर्स सुने, नोट बनाए और गाइडन पढ़े। दिस इज द बेस्ट आइडिया टू स्टडी फिजियोलॉजी। अब इस पे कोई मसला है तो आप कमेंट पे आप मुझे दे सकते हैं। और बायोकेम पे याद है, बायोकेम क्या होता है कि फर्स्ट ईयर की बायोकेम आसान है पर काफी ट्रिकी है और सिलेबस भी छोटा दिखता है पर सिलेबस है लंबा। इसीलिए बायोकेमिस्ट्री पे आपको मल्टीपल बुक्स फॉलो करनी होंगी। मैं एक एक करके बुक्स के नाम और चैप्टर के नाम बताते जाऊंगा, आप उसको नोट करें या ये वीडियो रिवाइंड करके देखें। बायोकेमिस्ट्री पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आपका दिया है सेल बायोकेमिस्ट्री। सेल बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ये रिसेप्टर्स और लैब टेक्निक्स आते हैं इस पे। जो रिसेप्टर्स है ये किसी भी इंटरनल और एक साल की गैप पर क्रॉप पे आ रहा है। एक साल की गैप पर ये रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक साल के गैप पर ये आ रहा है और काफी रिपीटेड ये चीज है। तो इसको करेंगे आप गाइडन से। हार्पर में भी दिया हुआ है पर गाइडन पे बहुत ही आसान और इजी लफ्ज पे लिखा हुआ है, तो आप इसको करेंगे गाइडन से। प्लस इसके 4 डॉक्टर नजीब के लेक्चर से उससे भी करेंगे। पहले नजीब के लेक्चर देखेंगे, उसको नोट करेंगे और गाइडन रीड करेंगे। बेस्ट वे टू स्टडी दिस। और लैब टेक्निक जो है, लैब टेक्निक का भी एक क्वेश्चन आ जाता है और ये वाइवा भी बहुत पूछते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन और ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, पोलराइजेशन और बाकी एलाइजा, फोटोमेट्री, ये सारा कुछ वाइवा पे पूछे जाते हैं। ये आपको करना है सत्य से। सत्य पे इंड के चैप्टर पे ये दिया हुआ है, सारा कुछ आप सत्य से करेंगे। और दूसरा आपका आता है वाटर पीएच एंड बफर। वाटर पीएच एंड बफर आप सोलली सत्य से करेंगे। सत्य में बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है, ये सत्य से करें और नोट करें इसको और इसके क्वेश्चंस करें। एमसीक्यूज जिधर से मिलते हैं इसके एमसीक्यूज करें, आपके निकल जाएंगे। और अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के पर। अब जो देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको 2 बुक्स फॉलो करने पड़ेंगे। बेसिक्स जो है ना वो सत्य से करें। आप सत्य को रीड मारें, आगे जितने भी दिए हुए इंट्रोडक्शन वगैरह और इसके आइसोमराइजेशन जो भी दिया हुआ है, सत्य पे जितना भी है वो आप सत्य से पढ़ें। और जिसपे सत्य पे नहीं दिया है ग्लाइकोसामाइनोइड ग्लाइकेन, ये आप लिपिन कोड से करें। और हार्पर से भी कर सकते हैं, लिपिन कोड और हार्पर दोनों मिलाकर करें ग्लाइकोसामाइनोइड ग्लाइकेन, आपकी कार्बोहाइड्रेट निकल गई। और अमाइनो एसिड, प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन। अमाइनो एसिड आप करेंगे लिपिन सत्य, प्रोटीन भी इसी तरह से लिपिन सत्य और प्लाज्मा प्रोटीन लिपिन सत्य और हार्पर। प्लाज्मा प्रोटीन हार्पर पे कोई 2-4 प्लाज्मा प्रोटीन के नाम एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, इसलिए आप हार्पर भी वो एक बार देखें। मेनली आप सत्य करें प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। और अब आता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सत्य से करना निकल जाएगा। और लिपिड और फैटी एसिड ये भी सत्य से करें। और जो लिपिड पेरोक्सिडेशन सत्य पे नहीं दिया हुआ है ये आप हार्पर से करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोसाइनाइड्स। इकोसाइनाइड्स ये आपके एमसीक्यूज और एससीक्यूज में भी पूछे जाते हैं और ये छोटा है पर ट्रिकी है। इसको करेंगे आप लिपिन कोड से। इसके सिंथेसिस भी आप देखेंगे एक बार लिपिन कोड से। और आप आएंगे इंजाइम के ऊपर। इंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फर्स्ट ईयर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप 10 दफा रीड करें तब भी कम हो जाएगी। आप इसको लिपिन कोड से रीड करेंगे, सारा लिपिन कोड पे जितना भी दिया हुआ है लिपिन कोड से करेंगे। और बाकी टेबल्स
सत्य से करेंगे। और बाकी आपको और ज्यादा पढ़ने का शौक है तो आप हार्पर से भी देख सकते हैं, पर आपको लिपिन कोड लाजमी करना है और सत्य के टेबल्स भी। तो ये हो गए। और आते प्रोफाइलिन्स और हेमोग्लोबिन। प्रोफाइलिन और हेमोग्लोबिन लिपिन कोड पे बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। लिपिन कोड से पढ़े, लिपिन कोड 3-4 बार पढ़े, आपके निकल जाएगी, इससे बाहर एक भी नहीं आता। और विटामिन्स, विटामिन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजमी टॉपिक है। ये आपके वाइवा, एमसीक्यू, एससीक्यूज हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। ये आप लिपिन कोड से पढ़ेंगे और सत्या से पढ़ेंगे, दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। लिपिन कोड के एक एक लफ्ज आपको याद होने चाहिए विटामिन्स के लिए, और सत्या में भी जो एक्स्ट्रा चीज दी हुई है, सत्या पे जो साइकिल्स दी हुई है वो आप सत्या से करेंगे। मिनरल्स, मिनरल्स जो है आप लिपिन कोड और सत्या, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स आप लिपिन कोड और सत्या से करेंगे। और जो न्यूट्रिशन और ओबेसिटी, ये भी वाइवा पे बहुत पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन और ओबेसिटी ये आप लिपिन कोड से करेंगे। लिपिन कोड पे 2 चैप्टर है, एक न्यूट्रिशन और एक ओबेसिटी। आप सत्या से भी कर सकते हैं, पर लिपिन कोड पे ज्यादा बेहतर दिया हुआ है, मैंने लिपिन कोड से किया था। और बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रह गया, इसको आप कोलाजेन और इलास्टिन, ये आप लिपिन कोड से करेंगे, क्योंकि इधर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, आसान लैंग्वेज पे दिया हुआ है। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट है, फिब्रोनेक्टिन, लैमिनिन, ये सारा कुछ आप हार्पर से करेंगे। और एक आध डिजीज भी दिए हुए, इलर-डैनियल सिंड्रोम और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये भी आप हार्पर से करेंगे, आपके निकल जाएगी, बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएगी। अब आते हैं आपके क्वारंटाइन पे क्या प्लान है। अब देखिए, क्वारंटाइन के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर आया हूं। आप जितने भी वैकेशन से इस पे मैं जो टॉपिक बताऊंगा उनको आप कवर अप करेंगे। एनाटॉमी पे जो आप कवर करेंगे वो है आसान से, मतलब अभी सारे लोग क्या करें, सोए पड़े, पढ़ने की मतलब किसी को पढ़ने की इतनी स्टिमुलस नहीं मिल रही है, तो आप जितने हो सके आसान से स्टार्ट करें और अपने आप को स्टिमुलस दें। तो इसीलिए आप अभी से नहीं तो कल से आप करेंगे जनरल एनाटॉमी से स्टार्ट। एनाटॉमी में आप जनरल एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे, ये आप 5 दिन पे पूरा का पूरा खत्म करेंगे। और उसके बाद आप एम्ब्रियो पे जाएंगे। एम्ब्रियो पे आप 10 दिन या 15 दिन लगेंगे। 10 से 15 दिन पे आप, डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप 10 से 15 दिन में एम्ब्रियो खत्म करेंगे। और उसके बाद अपर लिम्ब, इन तीनों से, जनरल एनाटॉमी, एम्ब्रियो और अपर लिम्ब, आप इन तीनों जो टॉपिक है आप इस क्वारंटाइन पे कवर अप करेंगे। और दूसरा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के लिए बहुत ही आसान वो है, आप डॉक्टर नजीब, आप लैपटॉप आगे लें, डॉक्टर नजीब लगाएं और डॉक्टर नजीब देखें। बहुत ही मजेदार वीडियोस है, और उसको नोट भी करें। क्या क्या करेंगे कि ब्लड और नर्व एंड मसल, ये दोनों चैप्टर फिजियोलॉजी के लिए आपके कवर अप होने चाहिए इस क्वारंटाइन के ड्यूरेशन पे। और बायोकेम के आप करेंगे, क्योंकि बायोकेम के सिलेबस कुछ ज्यादा है, तो आपको करना पड़ेगा प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो चैप्टर्स है आपको करना पड़ेगा। ये जितने भी मैंने बुक्स के नाम बताए, इनसे आप करें, आपकी निकल जाएगी। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो है ना, अभी क्वारंटाइन की ड्यूरेशन अभी बढ़ सकते हैं और किसी को पता नहीं है कब तक होंगे। इसीलिए आप अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें, अच्छे काम के लिए कोशिश करें। जो भी आप जो है ना, आपको आगे लेकर जाने की कोशिश करें और अच्छे से पढ़े, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे। और आप मेरे लाइव सेशन पे आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।